समुद्र से 16,000 फीट की ऊंचाई, शून्य से करीब 20 डिग्री नीचे तापमान, हमेशा बर्फ से जमे रहने वाले पहाड़ों पर मई 1999 में तोपें गरजने लगी। घुसपैठियों और आतंकियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला कर दिया। यह हमला जम्मू कश्मीर के लद्दाख इलाके के करगिल इलाके में हुआ। जवाब में 26 मई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 1999 में देश के अंदर लोकसभा चुनाव का माहौल था और करगिल में सेना मोर्चा लेके पाकिस्तान के धोखे का जवाब दे रही थी। साल भर पहले जिस पाकिस्तान की जमीन पर दोस्ती के पैगाम के साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए थे, उसी पाकिस्तान ने भारत की पीठ में खंजर घोंप दिया। करगिल में भारतीय सेना ऑपरेशन विजय चलाने के लिए इसलिए मजबूर हुई क्योंकि ये युद्ध पाकिस्तानी सेना लड़ रही थी। Direct involvement of the Pakistani army in these intrusions have been proved beyond doubt. आतंकियों के भेष में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने करगिल में महीनों पहले बंकर बनाना शुरू कर दिया था। ये बंकर सर्दियों के मौसम में बनाए गए ताकि भारतीय फौज को पता न चले। लेकिन जैसे ही गर्मियां आईं, करगिल के चरवाहों ने इलाके में पाकिस्तानी फौज की हरकत देखी, सेना को इत्तला दी। इसके बाद हड़कंप मच गया। सत्ताईस मई 1999 को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के 2 विमानों को मार गिराया। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर बमबारी की। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। टाइगर हिल और तोलोलिंग की चोटियों पर जबरदस्त जंग हुई। एक बार फिर जंग के मैदान में पाकिस्तान पूरी तरह हार। 3 महीने के संघर्ष के बाद पाकिस्तान के कब्जे से करगिल आजाद हुआ। Gentlemen, you are now standing on point 4875, which was captured by my battalion on the 7th of this month. राजनीति के इतिहास में करगिल युद्ध का जिक्र क्यों? दरअसल 1999 में करगिल युद्ध उस समय हुआ जब देश में चुनाव होने वाले थे। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यवाहक सरकार थी। राजनीतिक संक्रमण के दौर में पाकिस्तान ने फायदा उठाने की कोशिश की और भारत पर हमला कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि कारगिल विजय का राजनीतिक फायदा किसे हुआ? क्या इस युद्ध ने आम चुनाव में बीजेपी की नैया पार लगा दी? बेशक करगिल युद्ध में भारतीय फौज ने शौर्य की नई गाथा लिखी, लेकिन इसका बीजेपी को कोई राजनीतिक फायदा नहीं हुआ। 1998 के चुनाव में बीजेपी को जितनी सीटें आई थीं, 1999 के चुनाव में भी उसे उतनी ही सीटें मिली लोकसभा में। हम फिर से गठबंधन कर रहे हैं और उसे सफलतापूर्वक चला के दिखाएंगे। ये एक चुनौती है जो हमने स्वीकार की है। 1998 के बाद 1999 के चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा एनडीए में शामिल पार्टियों को हुआ। जॉर्ज फर्नांडीस और नीतीश कुमार की समता पार्टी अब जनता दल बन गई।
और इसमें शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता शामिल हो गए। जेडीयू ने बिहार में लालू प्रसाद की आरजेडी को जबरदस्त पटखनी दी। आंध्र प्रदेश में एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की सीटें भी बढ़ी। तमिलनाडु में एनडीए का सहयोगी डीएमके मजबूत हुआ। 1999 के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि अब वाजपेयी के नेतृत्व में 27 दलों के गठबंधन को बाहर से किसी पार्टी के समर्थन की दरकार नहीं है। उन्होंने लोग भी ऐसे चुने थे जो लोग बहुत गड़बड़ नहीं थे, और अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उस व्यक्तित्व के आगे उनके सहयोगी दल थोड़े से शर्माते थे या उनके प्रभाव क्षेत्र में रहते थे। अगर वहाँ आडवाणी जी होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अटल जी के सामने अटल जी का व्यक्तित्व, उनकी बातचीत, उनकी विनम्रता अटल जी की बाकी लोगों को उनके प्रति थोड़ा स्नेह के साथ जोड़ती थी। इसीलिए अटल जी बहुत आराम से अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। 544 सदस्यों की लोकसभा में एनडीए गठबंधन के पास 298 सांसदों का समर्थन था। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बार पूरे 5 साल सरकार चलाई। करगिल की पृष्ठभूमि के बाद आई अटल बिहारी वाजपेयी सरकार देश की पहली ऐसी गैर कांग्रेस सरकार थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। ये करिश्मा सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की पर्सनालिटी की वजह से हुआ। लेकिन क्या करगिल ने अटल बिहारी वाजपेयी का पीछा छोड़ दिया? क्या दिल्ली में स्थिरता के दौर में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ षड्यंत्र की गुस्ताखी नहीं की? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दिल्ली की सत्ता संभालने के 2 महीने के बाद ही एक ऐसा कांड हुआ जिससे मुल्क हिल गया। ये है इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 24 दिसंबर 1999 के दिन इस विमान ने नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। जैसे ही IC-814 शाम 5:30 बजे भारतीय हवाई सीमा में दाखिल हुआ, इसे हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। आतंकियों ने पायलट से विमान को लाहौर ले जाने को कहा, लेकिन विमान में ईंधन कम था, लिहाजा IC-814 को अमृतसर में उतारा गया। विमान हाईजैक की खबर जैसे ही सरकार को मिली, सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। वो सब स्काई में और पायलट के सिवा कोई कम्युनिकेशन नहीं। एक ही कम्युनिकेशन है जो पायलट के थ्रू हो रहा है। AK-47 है या पिस्टल है या क्या है, ये कोई बात पक्की तौर पर नहीं कही जा सकती। अब मैं कोई किसी तरह का अंदाज आपके सामने नहीं लगाना चाहता, ना कहना चाहता। हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो पैसेंजर हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार के पास वक्त बहुत कम था। सवाल विमान में सवार 176 यात्रियों की जिंदगी का था। दिल्ली में फैसला लिया गया कि विमान को अमृतसर में रोका जाए। इसके लिए तेल टैंकर को विमान से टकराने का प्लान बना, लेकिन जैसे ही रनवे पर तेल टैंकर पहुंचा, हाईजैकर समझ गए कि उनकी घेराबंदी का इंतजाम हो रहा है।
तब बंदूक की नोक पर विमान को लाहौर ले जाया गया। लाहौर में ईंधन भरवाने के बाद आतंकी विमान को दुबई ले गए। यहां आतंकियों ने विमान के 176 यात्रियों में से 27 को रिहा कर दिया। दुबई में भी भारत सरकार ने हाईजैकर्स के खिलाफ कमांडो कार्रवाई करना चाहा, लेकिन यूएई सरकार से इजाजत नहीं मिली। मुसीबत की इस घड़ी में अमेरिका ने भी भारत की कोई मदद नहीं की। भारत सरकार के हाथ बंद गए। 25 दिसंबर को आतंकी विमान को दुबई से अफगानिस्तान के कंधार ले गए। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। तब अफगानिस्तान और भारत के बीच कोई डिप्लोमेटिक रिश्ता नहीं था। तालिबान ने हाईजैक विमान के चारों तरफ अपने लड़ाके तैनात कर दिए। There was a meeting held in Mr. Vajpayee's residence where all political parties who were there agreed that the hostages must be brought back safely. IC-814 को हाईजैक करने की पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। विमान को हाईजैक करने के बाद आतंकियों ने भारत सरकार से भारतीय जेलों में बंद 36 आतंकवादियों को रिहा करने की शर्त रखी। आतंकियों ने 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मांग भी रखी, लेकिन उनकी मुख्य मांग थी जैश-ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर को रिहा करने की। Negotiations with the Taliban and the hijackers. There has been an agreement for the release of all the hostages in exchange for 3 militaries. कई दिनों तक कंधार में IC-814 विमान खड़ा रहा। सरकार और आतंकियों के बीच समझौता होने लगा। आखिरकार भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह विशेष विमान से मौलाना मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को लेकर कंधार गए। इसके बाद 20वीं शताब्दी के आखिरी दिन 31 दिसंबर को कंधार कांड का दी एंड हो गया। जनता के दबाव में ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया, क्योंकि वो जो वहाँ पर सवार थे उस तैयारे में, उस प्लेन में लोग, वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे और उनको वापस लेके आओ, वापस लेके आओ। और उसके चलते उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसको कि आज तक वो भुगत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जब जब वो ये कहते हैं कि हम बड़े राष्ट्रभक्त हैं, हम बड़े भारी नेशनलिस्ट हैं, हम बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस जानते हैं, तो ये सवाल उनसे पूछे जाते हैं। 20वीं सदी के आखिरी दिन आतंकवाद के आगे सरेंडर करके भारत ने 21वीं सदी का स्वागत किया। इस नरम रवैये ने देश को क्या-क्या जख्म दिए, कैसे कंधार के बाद भारत ने पाकिस्तान के गुनाहों को भुलाकर पड़ोसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हम आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। एक बार फिर आतंकवाद के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए। कंधार कांड ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को नए सिरे से लिखे जाने की जरूरत है। ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 21वीं सदी का सूरज निकलने से पहले ये तय हो चुका था कि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। बावजूद इसके लाहौर समझौते की तरह एक बार फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बहुत पॉजिटिव उम्मीदें हैं, कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए और उनको रिजॉल्व किया जाए।
कह दिए जो CBMs की बात की जा रही है सर उसको यही मैंने कहना था, इंशाल्लाह ताला सारी ऑप्टिमिज्म है और कोशिश पूरी होगी कि अच्छे नतीजे निकले। कंधार कांड के कुछ महीने बाद मोहब्बत के शहर आगरा में भारत पाकिस्तान ने दोस्ती की नई कहानी लिखने की कोशिश की। खुद करगिल के मास्टरमाइंड परवेज मुशर्रफ भारत आए। इस वक्त तक परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में तख्ता पलटकर राष्ट्रपति की कमान संभाल चुके थे। भारत ने भी करगिल और कंधार के पाकिस्तानी गुनाहों को भूलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला किया था। लेकिन मुशर्रफ का भारत आना एक हथकंडा साबित हुआ। मुशर्रफ ना तो 1972 के शिमला समझौते की कदर करना चाहते थे और ना 1998 के लाहौर घोषणा पत्र की। वो ये प्रोपेगेंडा करने आए थे कि कश्मीर मुद्दा ही भारत पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ है। मुशर्रफ ये बताने आए थे कि कश्मीर में आतंकवाद आजादी का संघर्ष है। मुशर्रफ के इस रवैये से भारत और पाकिस्तान में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत से लोग और जो डेलीगेशन में नहीं थे वहां पहुंच गए। उनमें से एक सुषमा जी थी और सुषमा जी को दूरदर्शन इंटरव्यू कर रहा था और मैं भी दूरदर्शन में जाना था इंटरव्यू के लिए और मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था। ओपन में वो रिकॉर्डिंग हो रही थी तो उसमें कहा कि बहुत चीज़ों पे बातचीत हुई, कश्मीर पे हुई, आतंकवाद पे, कश्मीर का नाम नहीं लिया, आतंकवाद पे हुई और चीज़ें गिनाई, कश्मीर नहीं गिनाया। और जब वो इंटरव्यू हो गया तो उस एंकर को, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने उसको बोला ये आपने बहुत भारी नुकसान पहुंचा दिया है इस डायलॉग को, क्योंकि सुषमा जी डेलीगेशन में नहीं है लेकिन वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है और पाकिस्तान में वो सरकार की स्पोक्समैन मानी जाती है। और जब उन्होंने ये नहीं कहा कि कश्मीर पे चर्चा हुई तो इसका मतलब यह है कि ये टॉक्स जो है मुश्किल में पड़ सकती है। वही हुआ। मैं समझता हूँ अंदर जो बातचीत हुई उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। उसमें अटल जी ने स्वयं पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा कि मेरी और मुशर्रफ की बात हो रही थी और जब लंबी चर्चा चल गई तो कुछ लोग अंदर आए और झांकने लगे कि क्या खिचड़ी पक रही है, ये उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में। तो मैं समझता हूँ कि स्वयं भी वो खुश नहीं थे जिस तरह की इंटरफेरेंस बातचीत में हो रही थी। मुशर्रफ बैरंग लौटे और चंद महीने बाद पाकिस्तान की एक खतरनाक साजिश से भारत का लोकतंत्र लहूलुहान हो गया। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर नाकामी के साथ शुरू हुई नई शताब्दी। इतिहास गवाह है कि आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर नरम रवैया भारत को आने वाले बरसों में भी गहरे जख्म देने वाला था। क्या थे ये जख्म और कैसे इससे भारत का लोकतंत्र लहूलुहान होने वाला था, ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।